नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से राज्य व्यवस्था सेक्शन के टॉपिक 8 और 9 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकारी संस्थाओं से संबंधित दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राज्य व्यवस्था सेक्शन के अंतर्गत अभी तक हमने 60 टॉपिक में कुल 377 प्रश्नों को कंप्लीट कवर कर लिया था। ये हमारा 8वां टॉपिक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 378वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है। दोस्तों आंसर है इसका 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 के अंतर्गत और भाग 5 में ये दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो और उन्हें 15,000 रुपए सुरक्षा जमा के रूप में जमा करने होते हैं। 15,000 रुपए उन्हें जमानत राशि के तौर पर चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार को जमा करने होते हैं। और वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जून 2022 तक वेंकैया नायडू थे। दोस्तों अब जो बने हैं हमारे राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ये वेंकैया नायडू के बाद बने हैं, ठीक है, ये आप जरूर याद रखें। जो बन चुके हैं जगदीप धनखड़, 14वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो जो राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। दोस्तों आंसर है इसका भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। महत्वपूर्ण लेख अनुच्छेद 124 में दोस्तों ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसका गठन। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 124 में आयोग के कार्य के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 124 में कानून बनाने की संसद की शक्ति को बताया गया है। अगला प्रश्न है 380वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों आंसर है इसका वी वी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। दोस्तों प्रथम पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम पर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे पर जाकिर हुसैन, तीसरे पर वी गिरी जो आपसे पूछे गए हैं, और चौथे पर गोपाल स्वरूप पाठक, और पांचवें पर बी जट्टी, 13वें पर है वेंकैया नायडू और 14वें पर बन चुके हैं जगदीप धनखड़ बन चुके हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को यानी कि उसके प्रोसेस को, उसकी विधि को बताता है। अनुच्छेद 66। दोस्तों 381वां प्रश्न है, अगले उपाध्यक्ष का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के डैश के भीतर होना है। दोस्तों आंसर है इसका 60 दिन। 60 दिन। निवर्तमान उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिनों के बीच चुनाव होना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बताता है। केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग का बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है। दोस्तों आंसर है इसका भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 263 दोस्तों अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध ये दिया गया है। यह परिषद 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित परिषद की एक सिफारिश करने वाली संस्था और स्थायी समिति है। यह वर्ष में कम से कम 3 बार मिल सकती है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है। दूसरा है दोस्तों, वह राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है। तीसरा है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों इसमें आंसर है ऑप्शन ए, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है। ये सही नहीं है उपराष्ट्रपति के संबंध में। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि बताता है और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को बताता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किस से संबंधित है। राष्ट्रपति का महाभियोग से।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ये आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक है? आंसर है दोस्तों इसका भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? आंसर है दोस्तों इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। सुशील चंद्रा भारत के वर्तमान अगस्त 2022 में चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों अब सुशील चंद्रा नहीं है, अब जो बने हैं वो 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये आप जरूर याद रखें। क्या दोस्तों, ये आप जरूर याद रखें, नए बन चुके हैं, सुशील चंद्रा की जगह लिए उन्होंने राजीव कुमार ने। अनुच्छेद 24 चुनाव आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? दोस्तों आंसर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे। ये स्थायी थे, अध्यक्ष थे। 6 दिसंबर 1946 को स्थापित किए गए थे संविधान सभा। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार बने थे BN राव। अगला प्रश्न है, 1979 में मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। दोस्तों आंसर है चरण सिंह। चरण सिंह। चरण सिंह ने 1979 यानी कि 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली। चरण सिंह ने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1977 और 1979 के बीच सेवा की थी। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह की जगह इंदिरा गांधी ने ली थी। चरण सिंह की जगह इंदिरा गांधी ने ली थी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है इसका अनुच्छेद 123। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 390वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? आंसर है दोस्तों इसका गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे और उन्होंने क्रमशः 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? आंसर है इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर 1888 को जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? आंसर है इसका ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। पॉकेट वीटो में बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। वह ना तो विधेयक को अस्वीकार करता है और ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। 393 प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है? आंसर है इसका राष्ट्रपति के आदेश के बगैर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। वह हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसी सत्र में उसे एक अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1975 से 1970 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है इसका फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 से 1970 के आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। आपातकाल इस तर्क के आधार पर लगाया गया था कि भारतीय राज्य के लिए आसन आंतरिक और बाहरी खतरे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहला लोकसभा चुनाव वर्ष डैश में जीता था? वर्ष 2004 में। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सत्ता में आया तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार लोकसभा सीट जीती थी। ये आप जरूर याद रखें।
दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 396 प्रश्न, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1996 में 13 दिनों के कार्यकाल सहित भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकालों की सेवा की थी। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आंसर है इसका राष्ट्रपति। एक राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। 399 प्रश्न है, भारत में राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी है। वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं। अपने अपने राज्यों के भीतर राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और इसी तरह आगे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास वे ही शक्तियां और कार्य हैं जो देश के पास हैं। दोस्तों आंसर है इसका ब्रिटेन की रानी। ब्रिटेन की रानी। भारत सरकार प्रणाली सरकार का एक कैबिनेट रूप है, इसलिए भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा रानी के समान एक संवैधानिक प्रमुख है और इसलिए सभी कार्यकारी शक्तियां संवैधानिक रूप से उसमें निहित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं पाई जाती है? आंसर है इसका भारत में। भारत में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है और अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? दोस्तों आंसर है इसका राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। 403 प्रश्न है, भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला राज्यपाल है। पद्मजा नायडू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं? आंसर है इसका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। बिहार के राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति के रूप में कार्यालय में 2 या 2 से अधिक कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रत्येक 13 दिनों के लिए 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। निम्न में से कौन किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे थे? आंसर है दोस्तों इसका पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के लंबे कार्यकाल के साथ भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला राज्यपाल है। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। 407 प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? दोस्तों आंसर है इसका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। प्रधानमंत्री जो है लाल किले की प्राचीर पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। 408 प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है? 35 वर्ष। आंसर है दोस्तों इसका 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो और वह भारत का नागरिक हो और राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। दोस्तों आगे हमारे पास सेक्शन में राज्य व्यवस्था सेक्शन में टॉपिक नंबर 9 सरकारी संस्थाएं। प्रश्न हमारे 409 से दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक का चयन करें जो संवैधानिक निकाय नहीं है।
जो संविधान के द्वारा गठित निकाय नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बाकी जो तीनों आयोग है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये दोस्तों ये संवैधानिक निकाय है। संविधान में दोस्तों इनके बारे में अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है और ये गठित किया गया था 1993 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा, जुलाई 2022 में। और वित्त आयोग दोस्तों ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है और ये गठित किया गया था 1951 में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में नंद किशोर सिंह, NK सिंह। और दोस्तों ये 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग दोस्तों अनुच्छेद 324 में दिया गया है, गठित था ये 1950 में। वर्तमान कार्यकारी है राजीव कुमार और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दोस्तों दिया गया है, स्थापित किया गया था 1926 में और अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसके मनोज सोनी। 410 प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। 65 वर्ष। भारत के संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। UPSC भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 अध्याय 2 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। 22 नवंबर 1951 को हुई थी। NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह वित्त आयोग के वर्तमान 2022 में अध्यक्ष हैं। KC नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 412 प्रश्न दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा डैश में की गई थी। आंसर इसका 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलने के लिए नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन किया। श्री अमिताभ कांत CEO, डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों वर्तमान में जो इसके CEO हुए इसके नीति आयोग के वो VVR सुब्रमण्यम हैं और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बैरी हैं। तो ये आप जरूर याद रखें, सुमन बैरी उपाध्यक्ष हैं और जो इसके जो CEO हैं वो VVR सुब्रमण्यम बनाए जा चुके हैं और इसके प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। दोस्तों आंसर है इसका 5। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष श्री NK सिंह के नेतृत्व में 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? आंसर है इसका प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 1951 में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 1962 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय एकता की समस्या की उसके सभी पहलुओं पर जांच करना और इससे निपटने के लिए आवश्यक सिफारिशें करना परिषद का मुख्य कार्य था। 415 प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों आंसर है इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का होता है और UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन A 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो का होता है। अगला प्रश्न है। भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? 1978 में। अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना 1978 में हुई थी। अखिल भारतीय
पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की उत्पत्ति उत्पीड़ित समुदाय के कर्मचारियों के लिए संगठन में निहित है, जिसे 1971 में कांशीराम डी के खापड़े और दीनाभाई द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 418वां प्रश्न, पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि की समाप्ति होने के से पहले पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों आंसर है इसका 6 माह। 6 माह। अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायत के गठन के चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए। 419वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, डैश से संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। दोस्तों आंसर है इसका रेलवे। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में उल्लिखित विषय हैं, जबकि रेलवे संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी कि राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? आंसर है इसका भारत का चुनाव आयोग ने। भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली PPRTMS को लागू किया। भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। दोस्तों आंसर है इसका 19। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और जम्मू कश्मीर प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों की समीक्षा करने को कहा। दोस्तों ये तब की बात है जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया था तो वहां पर जो इंटरनेट की जो है पाबंदी लगा दी गई थी। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? दोस्तों आंसर है इसका 3। भारत में पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में काम करता है, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयां हैं। इस प्रणाली के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला के स्तर पर। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायत के लिए 5 वर्ष की अवधि का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य में पंचायत चुनाव डैश के द्वारा करवाए जाते हैं? दोस्तों आंसर है इसका राज्य चुनाव आयोग। पंचायत जो है दोस्तों इसके चुनाव करवाए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार राज्य सरकार के पास हर 5 साल के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। 426वां प्रश्न है, भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने का एकमात्र अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने का एकमात्र अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है। यह मुख्य रूप से भाषणों, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, विभागों, चुनाव घोषणा पत्र, जुलूस और सामान्य आचरण के संबंध में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के संचालन के लिए जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न है 427वां प्रश्न, किस तारीख को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था? 1 जनवरी 2015 को। भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को पूर्व योजना आयोग की जगह एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के गठन की घोषणा की। 428वां प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक 1 वर्ष में हर डैश महीने पर होती है? दोस्तों आंसर है इसका 6 महीने। हर वर्ष में हर 6 महीने पर। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की हर साल में हर 6 महीने में एक बार बैठक होती है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 429वां प्रश्न, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या है? दोस्तों आंसर है इसका 5 वर्ष। 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ राज्य व्यवस्था सेक्शन के टॉपिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकारी संस्थाओं से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।